आइए आज हम लोग एडवांस अकाउंट की फिर से शुरुआत करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बताना है इसमें। पेपर 100 नंबर अकाउंट की तरह, 6 क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करना है अकाउंट की तरह। कंपल्सरी क्वेश्चन वहां भी एएस का, कंपल्सरी क्वेश्चन यहां भी एएस का, तो सब कुछ वही, मैनर वही। और एडवांस वर्ड लगा देने से कोई एडवांस नहीं हो जाता। अकाउंट है जैसा वहां है यहाँ। सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, इंस्टीट्यूट ने 2 हिस्सों में काट दिया। अब है क्या, सीधे सिलेबस पे आते हैं। ये है जी सिलेबस 100 नंबर। आप देख सकते हैं पहला चैप्टर खतरनाक तरीके से एएस है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 1, 13। एग्जामिनेशन में 20 नंबर कंपलसरी और 10 नंबर और अलग से ऑप्शनल में। टोटल कितने नंबर? फर्स्ट ग्रुप में भी मैंने यही बताया होगा, 30 नंबर वहां भी है, 30 नंबर यहां भी है। और सुनिए, चैप्टर यहां कम है। कंपनी अकाउंट में ईसॉप, बाईबैक और डिफरेंशियल राइट। हालांकि बाईबैक और डिफरेंशियल राइट एक ही चैप्टर है, अलग अलग नहीं है। अमलगमेशन इंक्लूडिंग रिकंस्ट्रक्शन ये 2 चैप्टर है, और लिक्विडेशन। तो 2 यहां, 3 यहां। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो इन दोनों में एक जरूर आता है, कभी कभी दोनों भी आता है। इन दोनों में एक आता है लेकिन वो 15 नंबर का आता है, और ये 5 से 10 नंबर का आता है लिक्विडेशन। ऐसा देखा गया है कि अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन में कोई एक ही आएगा। कौन सा आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कोई एक ही आएगा। जनरली मई में अगर रिकंस्ट्रक्शन है तो नवंबर में अमलगमेशन, फिर मई में रिकंस्ट्रक्शन, फिर नवंबर में अमलगमेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नवंबर वाले रिकंस्ट्रक्शन ना पढ़े और मई वाले अमलगमेशन ना पढ़े। पढ़ना हमें दोनों है, आएगा एक पक्का, इसमें कोई दो मत नहीं है। बैंकिंग और एनबीएफसी 2 चैप्टर हैं। ये 2 चैप्टर हैं। एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ दोनों मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन ना आया हो। और लास्ट में कंसोलिडेटेड होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे भी 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। और शायद पार्टनरशिप डिसोल्यूशन आप बच्चों ने पढ़ा हो, 15 नंबर ये भी। या जोड़ना कहीं 200-300 नंबर तो नहीं हो गए? 30 और 10, 40 और 15, 10, 20, 15 और 15, हाँ 120 नंबर का आता है। मैंने 115 बताया है, तो कोई एक आध 5 नंबर ज्यादा आ जाए। आपको पता ही एक ऑप्शन होता है, पता है आप सबको, एक ऑप्शन होता है, ये टोटल। ठीक है, तो हम लोग शुरू में छोटे छोटे मासूम वाले क्वेश्चन करेंगे। ईसॉप, बाईबैक, रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, लिक्विडेशन, यही सीक्वेंस होगा। पहले ये सब करेंगे, फिर देखते हैं जैसे भी बात बनती है। तो बगैर टाइम आपका खराब किए सीधे धंधे की बात पे आते हैं और शुरू करिए। कोशिश हो कि कॉन्सेप्ट की कॉपी अलग हो, ना हो तो कम से कम एडवांस अकाउंट की कॉपी जरूर अलग हो, और वो भी ना हो तो कम से कम कॉपी जरूर हो। ठीक है कि नहीं? ये आप देख लीजिएगा, इतना जरूर कर लीजिएगा एहसान। ईसॉप, आइए ईसॉप क्या है पहले इसकी बात करते हैं। सब लोग ध्यान दें, नाम इसका बड़ा प्यारा है, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या है? ठीक है, बड़ा सिंपल है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोनस शेयर पढ़ा आप लोगों ने? वो भी इशू ऑफ इक्विटी शेयर है, ये भी इशू ऑफ इक्विटी शेयर है। लेकिन अब की बार पर्पज अलग है। कैश के बदले होता था, एक लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी के बदले, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक है टू द एम्प्लॉइज। यह नाम से क्या है, एम्प्लॉइज है ना, एट लोअर इशू प्राइस। फ्री में भी देते हैं, लेकिन अभी मैं लोअर इशू प्राइस की बात करता हूं, देन फेयर वैल्यू। मतलब जो शेयर की वैल्यू होनी चाहिए उससे बताइए
कम पे जब देते हैं तो इसी को बोलते हैं ईसॉप या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो आज से बाद से कभी कोई पूछे कि ईसॉप क्या है तो क्या बताएंगे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है, नाम में ही क्लियर है। इशू ऑफ शेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर एट लोअर इशू प्राइस देन फेयर वैल्यू, लेकिन इसमें एक वर्ड आ रहा है ऑप्शन, एट दियर ऑप्शन, ये एज पर दियर ऑप्शन। ये एज पर दियर ऑप्शन समझते हैं? ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप यहां बैठे हैं, एक तो है कि नहीं आपको लड्डू खाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है, कैसे नहीं खाओगे, तुम क्यों बैठे हो क्लास में। और एक होता है नहीं, लड्डू आप खा सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपको पसंद है? इंप्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन फिर से बताता हूं, अगर कोई पूछे तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर है, किसको है? इंप्लॉयज को। इंप्लॉयज में डायरेक्टर भी शामिल होते हैं, कोई बात नहीं। कैसे है? लोअर प्राइस देन फेयर वैल्यू, मतलब 10 की चीज 5 में, 5 की चीज 3 में, 3 की चीज 2 में, 200 की चीज 10 में, 200 की चीज 20 में। प्राइस पे दोगे तो क्या फायदा। लेकिन जबरदस्ती कोई ना। बोनस शेयर में चॉइस नहीं होती, क्योंकि बोनस शेयर में आपको पता ही है उसकी फ्री में मिल रहा है तो कोई मना नहीं करता। लेकिन जिसने राइट शेयर जिन लोगों ने पढ़ा है, राइट शेयर में चॉइस होती है, हम चाहे तो खरीदें चाहे तो ना खरीदें, और चाहे तो रिनाउंस भी कर दें, ये भी आपको पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें चॉइस होती है बेटा जी, इसमें भी चॉइस होती है। जबरदस्ती नहीं कि नहीं तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा, हमारी कंपनी में तुम क्यों हो, ऐसे नहीं। उनकी मर्जी है, अगर उनको समझ में आएगा तो खरीदेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं खरीदेंगे। ऑनलाइन कौन कौन बच्चे हैं ऑनलाइन बेटा? ऑनलाइन बच्चे अपनी हाजिरी दें। जबरदस्ती कोई ना है, उनकी मर्जी है, खरीदना चाहे तो खरीदे, नहीं खरीदना चाहे तो ना खरीदे। आगे आइए। क्यों है? आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई भाई? कैसे है वो तो बाद में देखेंगे। क्या है, सबको क्लियर है? क्यों है? क्यों इंप्लॉइज को हम सस्ते रेट पे शेयर देने के लिए मरे जा रहे हैं? टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज फॉर हाई परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज को हाई परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करने के लिए, और कई बार हाई परफॉर्मेंस तो दूर की बात, टू रिटेन देम। आजकल ना बेटा जो टैलेंटेड है उसको काम की कमी नहीं है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनके पास सही में स्किल है। मैं इसलिए कहता हूं आप लोग स्किल सीखिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो छोटे से मोहल्ले में रहते थे, बिहार में बॉर्डर इलाका था, सोया हुआ शहर था मोतिहारी। है कोई इसमें मोतिहारी के? एनीवन फ्रॉम मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट? कोई ना है। आज भी सोया हुआ शहर है, वहां किसी को जल्दी नहीं है। एक भाई है, आज भी वहां सोया हुआ शहर, किसी को जल्दी नहीं, किसी भी काम की जल्दी नहीं है, प्लीज ना। तो हमारे समय में ना केवल गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन था। हमारे जितने बड़े भैया लोग थे, सीनियर लोग थे, सबका बुरा हाल था, किसी गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं थी, पढ़ाई वो करते नहीं थे, गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं थी। अब हम लोग जब 17-18 साल की उम्र के हुए तो बड़ा डर लगने लगा उस जीवन से, क्योंकि हम देखते थे उनके समाज में वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उनको देख के लोग रास्ता बदल लेते थे, फालतू का लफंटू सा आ रहा है। हमें लगा कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए बापू ने जब ऑफर दिया बेटा सीए करोगे, तो मुझे नहीं पता था सीए बीए क्या होता है। मुझे लगा यार जो भी वो मोतिहारी छोड़ के जाना है। मैंने कहा भाई टिकट कराओ। वो मैं ट्रेन पे लपक के चढ़ गया, मुझे कुछ नहीं पता था सीए क्या होता है, कैसे होता है, आगे क्या दुनिया है नहीं है। मैं चढ़ गया, और जब यहाँ मैंने सीए किया बेटा, तो रैंक सैंक थी मेरी, थी मन से ट्रेनिंग करी थी। 16 अपॉइंटमेंट लेटर थे मेरे पास जिस दिन मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, क्योंकि रिजल्ट से ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बीच में 3-4 महीने टाइम था, तो मैं इंटरव्यू देने जाता था। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग सीए बने आज की तारीख में कोई बेरोजगार नहीं है। मैं ही थोड़ा बहुत फालतू हूँ, लेकिन बाकी सब अच्छी जगह पे हैं, सब बढ़िया जगह पे हैं,
सब, मैं तो समाज सेवा में आ गया, एनपीओ में आ गया, तो चलो समाज सेवा हो रही है, लेकिन बाकी सब बढ़िया जगह पे है। सुनो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान, अरे प्लीज, कुछ समझ रहे हो इस बात का मतलब? अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है। मुझे ध्यान है जब मैं बरौनी रिफाइनरी से आ रहा था दिल्ली के लिए वापस, तो हमारे बॉस ने कहा कि भाई रिजनेशन देके जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल। मैंने कहा छुट्टी दे दो, मेरे आईएएस के एग्जाम में छुट्टी दे दो ना, छुट्टी उट्टी नहीं मिलती है। मैंने कहा मत दो, मैं तो जा रहा हूं। उसने बोला तुम्हारी जॉब चली जाएगी। मैंने रख लो। अरे यार, सीए की डिग्री थी, सीएस में टॉपर था, सीडब्ल्यू में टॉपर था, मुझे पता था मैं अपने हिस्से की दाल रोटी तो जमाने से छीन ही लूंगा। स्किल है यार, किसी भी ऑफिस में जाके बैठूंगा, कहूंगा भाई साहब ऑडिट कर सकता हूं, टैक्स भर सकता हूं, भरवा लो मेरे से टैक्स, क्या दिक्कत है? और कुछ नहीं तो अपना तख्ती लटा दूंगा, यहाँ पे टैक्स तसल्ली बख्श भरा जाता है, जैसे देखा यहाँ पंचर लगाए जाते हैं। अब सीए हूं यार, काम हो जाता है। इसी तरह से जो टैलेंटेड इंप्लॉय है, जिसके पास स्किल है, सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, वो कंपनी पे डिपेंड नहीं है, कंपनी उन पे डिपेंड है। बेटा इंजीनियर्स भी, आप इंजीनियर, स्किलफुल इंजीनियर की बात करो, जिसके पास हुनर है, अरे उन्हें जॉब की कोई कमी नहीं है। आज विप्रो छोड़ेगा, कल इन्फोसिस बैठा, आ जा गले लग जा। इन्फोसिस छोड़ेगा, टीसीएस उसको आप एडॉप्ट करने के लिए बैठा हुआ है। और इनके नीचे हजार कंपनी है जिनका नाम हम नहीं जानते, अच्छे प्रोग्रामर की, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, पूरे वर्ल्ड में गोली मारो अमेरिका वाला बुला लेगा, अब तो शायद चाइना वाला ही बुला ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे इंप्लॉइज कहीं भी जा सकते हैं। जरूरत क्या होती है अच्छे इंप्लॉइज को? मोटिवेट करने की और बांध के रखने की, कुछ ऐसा लालच दो कि वो भागे नहीं। आपको उसे सैलरी दो, असल में सैलरी देने के दो नुकसान है। एक तो सैलरी से केवल करंट मोटिवेशन होगा, अगले महीने फिर वो कहीं भाग जाएगा, एक ही महीने का दोगे ना ज्यादा। दूसरी समस्या यह है कि सैलरी में पैसा लगता है, कंपनी के पास पैसा हो ना हो तो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन नहीं होता, और कैश बहुत चला जाता है। खासतौर पे स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी दिक्कत होती है। स्टार्टअप समझते हैं ना, जिसने अपना काम शुरू ही किया है, तो दे आर अंडर सीरियस कैश क्रंच, उनके लिए कैश ज्यादा दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो उन्हीं कंपनियों से शुरुआत हुई स्टार्टअप कि आप आइए हमारी कंपनी में पार्टिसिपेट कीजिए, और हम आपको एम्प्लॉय नहीं बना रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं। आपको एकदम सस्ते रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको शेयर देंगे, लेकिन शेयर आज नहीं देंगे, कम से कम हमारे साथ आप 3 साल रहिए, 4 साल रहिए, हमारी कंपनी को ग्रो करने में मदद कीजिए, टारगेट अचीव कीजिए, 10 लाख टर्नओवर, 20 लाख टर्नओवर, 2 करोड़ टर्नओवर, 10 करोड़ टर्नओवर, 5 करोड़ का प्रॉफिट, फिर हम आपको शेयर देंगे। एकदम ना के बराबर दाम पे देंगे, या फ्री देंगे, या जैसे भी देंगे, लेकिन शर्त के साथ देंगे। अब मान लो कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है, कोई बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको लग रहा है कि इस कंपनी में स्कोप है, फ्यूचर है, आज भले ये कुछ नहीं लेकिन आगे बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हें देख के मोहल्ले वालों को लगता है कि लड़के का बहुत कुछ हो सकता है? अभी भी नहीं। फाउंडेशन पास करने पे फर्क नहीं पड़ा, मेरा भी नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं इंटर पास कर गया तो मोहल्ले में हमारे पड़ोसी भैया थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये लड़का कुछ करेगा। पता नहीं उन्होंने कैसे कह दिया, मैं आज तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया 95 में कि ये लड़का कुछ करेगा। आज 95, आज से 28 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो जब उन कंपनियों में कुछ ढंग की चीज होने की उम्मीद होती है, तो एम्प्लॉय कहता है चलो यार 2-3 साल दे के देखते हैं, क्योंकि ये मुझे सैलरी तो ठीक ठाक दे ही रहा है, 50,000 60,000, और प्लस कह रहा है कि 50,000 शेयर ले लेना, 50,000 शेयर ले लेना, 100 रुपए सस्ता। 100 रुपए सस्ता का मतलब समझ रहे हो? करना 50,000 गुने 100, 50 लाख। भले ये पैसे हमें दे रहा है साल के 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, लेकिन हमें 50 लाख शेयर का ऑप्शन दे रहा है। 3 साल अगर हम टिक गए और कंपनी हिट हो गई तो 50 लाख और मिल जाएंगे। तो ये लालच कंपनी के एम्प्लॉय को भागने से रोकता है। और 3 साल 4 साल कंपनी जो फास्ट ग्रोथ कंपनी है, और 3-4 साल तो बहुत बड़ी चीज होती है, एकदम टन से कंपनी आगे बढ़ जाती है। और जब कंपनी बड़ी हो गई तो ये जाएगा तो कोई और मिल जाएगा, फिर उसको भी 3 साल के लिए फंसाएंगे, ऐसे करते रहते हैं। पहला तो ये है बेटा मोटिवेशन, हाई परफॉर्मेंस और रिटेंशन। दूसरा भी है, जानते हो बेटा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बताएं?
कि ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, इस बात का बड़ा असर। मान लो किसी के आपके दोस्त का पॉकेट कट जाए, तो अब क्या छोड़ना है, ठीक है कोई बात नहीं, वो रो रहा है और आप कहें छोड़ना छोड़ना, लेकिन तब तक आपका भी कट जाए तो आपको दर्द महसूस होगा कि पर्स कटने का दर्द क्या होता है। तो चीज अपनी जब होती है ना तो बात कुछ और होती है। हम एम्प्लॉय को क्या बोल रहे हैं कि हम आपको शेयर होल्डर बनाएंगे, तो एम्प्लॉय क्या समझते हैं कि मैं तो अपने लिए काम कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? आप में से कई बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, क्योंकि आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि पढ़ाई आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ना, बहुत पढ़ेंगे आप, क्योंकि पढ़ने से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और सोशल पोजीशन पे फर्क पड़ेगा। माँ बाप पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, माँ बाप तो जो है वही रहेंगे, लेकिन आपकी सिचुएशन एकदम से बदल जाएगी। तो हम एम्प्लॉय को एहसास कराना चाहते हैं कि कंपनी आपकी है, आप कंपनी के पार्टनर, आप शेयर होल्डर मतलब पार्टनर ही होता है। हाँ जी, शेयर होल्डर मतलब पार्टनर होता है कि नहीं? आइए ना कंपनी में पार्टनर बनिए। तो ये एक कल्चर डेवलप हुआ। ये बेसिकली कल्चर कहां से डेवलप हुआ? जो कंप्यूटर कंपनियां बनी ना सॉफ्टवेयर वाली, क्या बोलते हैं उसको, वेबकॉम और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी होती है, हाँ ई कॉमर्स, वहां से ये कल्चर शुरू हुआ 2000 के आसपास। जब 2000 के आसपास से बहुत सारी कंपनी ने इश्यू करना शुरू किया तो इंस्टीट्यूट को परेशानी हो गई, क्योंकि भाई अकाउंटिंग करना तो हमारा काम है। अब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ई शॉप की अकाउंटिंग आती ही नहीं थी, क्योंकि सिलेबस में था नहीं, हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। जब मैं सीए बना तो ई कॉमर्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी, इंडिया में इंटरनेट ही नहीं था। तो डॉट कॉम कंपनी कहां से आएगी? एकदम से डॉट कॉम कंपनी बनी शुरू हुई। तब इंस्टीट्यूट ने जाके गाइडेंस नोटिस किया कि देख भाई, जिसको जो मर्जी वही अकाउंटिंग कर दे रहा है ई शॉप का, ये गलत बात है, सब लोग आज से एक जैसी अकाउंटिंग करेंगे। तो मैं आपको वही गाइडेंस नोट पढ़ाऊंगा कि ई शॉप की अकाउंटिंग कैसे करनी है। हालांकि अब तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया 102, उसके अनुसार से भी अकाउंटिंग हम लोग करेंगे। सीए फाइनल में थोड़ा और चेंज है, ये चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ सीए फाइनल में एज इट इज है, 10 नंबर का वहां भी आता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि हल्का सा चेंज है गाइडेंस नोट में, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ा सा चेंज है। मैं पढ़ाऊंगा गाइडेंस नोट के हिसाब से, याद रहेगा, क्योंकि सिलेबस में उसके हिसाब से। सीए फाइनल में है इंडेस के हिसाब से, इंडेस 102 के हिसाब से, तो जब आएगा फाइनल तब देखेंगे, अभी करते हैं। तो पहले बताइए क्या है, सबने समझ लिया? क्यों है, सबने समझ लिया? अब कैसे है, शुरू किया जाए। चलिए तीसरा, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, ये मैं शुरू करने जा रहा हूं। हर चैप्टर में ही 3 बातें होती हैं। करने से पहले कुछ टर्म्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखो बेटा, टर्म्स में सबसे पहला है कंडीशंस। चलो कुछ टर्म मैं आपको देता हूं। आप में से कुछ बच्चों ने इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा होगा, उसमें टर्म्स बहुत हैं। कॉन्साइनमेंट पढ़ा होगा, उसमें भी टर्म्स बहुत हैं। कॉन्साइनर, कॉन्साइनी, अकाउंट, क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल गया यार, परफॉर्मा इनवॉइस, और फिर वो क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल्स, ऐसा कुछ था ये सब। आइए, तो यहां भी कंडीशंस हैं। देखिए ये सब जनरली विदाउट कंडीशन इशू नहीं होता, कभी कभी होता भी है, लेकिन जनरली नहीं होता। जनरली कंडीशन जो होती है सर्विस कंडीशन होती है। सर्विस कंडीशन समझते हैं? बोलते हैं कि भाई मिनिमम 3 इयर्स ऑफ सर्विस, मिनिमम 4 इयर्स ऑफ सर्विस, मिनिमम 5 इयर्स ऑफ सर्विस। क्या मतलब हुआ? अगर आपने हमें ज्वाइन किया है 1/1/2022 को, तो अगर आप 22 में चले गए तो कुछ नहीं मिलेगा, 23 में चले गए कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम आप 1/1/2024 तक, नहीं 23, 24, 25 तक रहिए, फिर हम आपसे बात करेंगे, तभी आप हकदार होंगे। बताइए इस बात का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इंप्लॉय को आपने दे दिया लालच। अगर वो 2-3 महीने भाग जाए तो भाग जाए, अगर साल 1.5 साल रह गया तो क्या सोचेगा? और जहां 1.5 साल काट लिया तो 1.5 साल और सही, क्योंकि 1.5 साल रह जाएंगे तो 50 लाख रुपए अपने, तो लालच उसे और फंसा देगी। आगे चलते हैं बेटा। नंबर 2, सर्विस कंडीशन के बाद सुनो, परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन ऐसा है कि आप कंपनी में आके दिन भर फालतू में बैठे रहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको ना मैं टारगेट देता हूं सेल्स का,
ऐसा है कि ये प्रोडक्ट है हमारा मोबाइल, आपको नॉर्थ इंडिया में 50 करोड़ का सेल करना है। या ये प्रोडक्ट है हमारा, दवा की कोई खास मतलब सिरप है या कुछ है, आपको सेंट्रल इंडिया में 20 करोड़ का सेल करना है। टारगेट दे दिया और टाइम दे दिया 2 साल 3 साल। अगर आपने कर दिया तो 50 लाख के ईसॉप आपके। कंपनी इतना कमा लेगी ना, 50 करोड़ की सेल में हर साल वो कमाएगी 5-6 करोड़। उसमें से अगर मान लो 50 लाख दे भी दिया तो क्या हो गया। और एक बात बताऊं बेटा, जिसका मार्केट पकड़ लेता है वो जल्दी छोड़ता भी नहीं है। जिस कंपनी का मार्केट एक बार पकड़ ले, मान लो मैनेजर ने कैसे भी करके मार्केट पकड़वा दिया, तो मैनेजर चला भी जाता है, उसके बावजूद भी वो सेल कम कम नहीं होती, पकड़ लिया तो पकड़ लिया। तो इसलिए वो लोग देते हैं या ऐसा करते हैं। सेल से क्या होता है, फालतू में तुम खर्चे बहुत ज्यादा कर दोगे। ज्यादा मत करो यार, 10 पर वो करोड़ का पर एनम प्रॉफिट कर दो बस। 1 करोड़ तुम्हारा, 1 करोड़ तुम्हारा ले जाओ। सुना बच्चों ने? एक होता है मार्केट कंडीशन, एक आजकल और चल रहा है नया तरीका। इसमें जैसे मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत है, आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग आती है, फाइनेंशियल मार्केट आता है, फाइनेंशियल कंपनी शुरू कर सकते हो, कई तरह की चीजें कर सकते हो। तो आपको ना मुंबई के बड़े बिजनेसमैन वेंचर कैपिटलिस्ट बुलाएंगे और पूछेंगे बेटा कोई आइडिया है तुम्हारे दिमाग में कुछ बिजनेस का? अब मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एमबीए हो, तो बताओगे हाँ सर ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये प्रोडक्ट हमारा है, ये सर्विस है, बढ़िया चलेगा। बोलते कितना पैसा चाहिए? 5 करोड़ 10 करोड़। सीड कैपिटल समझते हैं? सीड कैपिटल, सीड कैपिटल मतलब प्रारंभिक। सीड क्या होता है? बीज। ये लो 5 करोड़, इसे साल भर काम करो और फिर जरूरत होगा तो 50 करोड़ और लगाएंगे, 50 करोड़ हम और देंगे, तुम चिंता ना करो। लेकिन उस शर्त रखते हैं कि देख बेटा आज तो हम 5 करोड़ 10 करोड़ दे रहे हैं, 50 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन 2028 या 30 में इसका पब्लिक इशू आना चाहिए। ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे स्केलिंग अप करो इसके बिजनेस को कि जब पब्लिक इशू आए तो कोई दिक्कत ना हो। और पता है बेटा उस समय वो अपने 50 करोड़ रुपए जो भी लगाए हैं 2022 में, ये बेचेंगे आईपीओ में पब्लिक को। हो सकता है आधा बेचें, आधा रख लें, और आधा बेचेंगे बेटा जानते हो कितने का? 2500 करोड़ का। 100 गुना। जो मोटो में जिसने शुरू में इन्वेस्टमेंट किया होगा, शायद आपको पता ही होगा, 2008-9 में शायद चालू हुआ था जो मोटो, 11-12 में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। जब 2021 में उसका आईपीओ आया तो जिसने 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया तो 5000 करोड़ लेकर निकल गया, कूल कूल ठंडा ठंडा। निकल गया लेकर। शुरुआती इन्वेस्टर सोच के देखो, 50 करोड़ का 5000 करोड़। और कोई बड़ी बात तो उसने आधा शेयर ही बेचा, आधा उसके पास अभी और हो, वो भी 5000 करोड़ का हुआ। लेकिन कंपनी चलने के ऊपर है, चल जाए तब। फ्लॉप भी हुआ है, लॉस भी होता है, चल जाए तब। तो ये मार्केट बेस्ड कंडीशन में क्या करते हैं कि टारगेट देते हैं, लेकिन टारगेट प्रॉफिट का नहीं देते हैं, इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस का देते हैं। ऐसा है 10 के शेयर को ना तुम 5 साल में 100 का कर दो। अब सुनने में कितना छोटा लग रहा है 10 का शेयर 100, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले समझेंगे ये 10 गुना हो गया। 10 गुना होने का मतलब समझ रहे हो? इसने 10 करोड़ लगाया, उसका बताओ 10 साल में कहां पे 100 10 गुना होने वाला है? अपना बिजनेस करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए आजकल एक नए तरह के बिजनेसमैन पैदा हुए हैं, वो नौजवानों पे पैसा लगाते हैं, उनके आइडियाज पे पैसा लगाते हैं, उनके जोश और जवानी पे पैसा लगाते हैं कि काम करो तुम, पैसा लगाएंगे हम, और फिर बाद में दोनों भाई मिलके चाचा भतीजा बांट लेंगे। इसी को तो बोलते हैं स्टार्टअप। और किसको बोलते हैं स्टार्टअप? तो उसमें क्या होता है कि उसको भी देते हैं कि तुम भी रहो, कैसी बात नहीं, केवल हम ही फायदा होगा, तुम्हें भी 10% इक्विटी शेयर दे देंगे,
500 करोड़ का तुम्हारा भी हो जाएगा, क्या हर्ज है भाई। अब मान लो 2-4 दोस्त हों, इंजीनियर हों, फ्री में वेल्ले घूम रहे हो, किंग फिशर के बियर बस उनको मिल जाए यही बहुत है। ऐसे लोगों को 300-400 करोड़ अगर 5 साल में हो जाए तो कोई बुरा है। बस आइडिया होना चाहिए और आइडिया पे दीवानगी से काम करना होना चाहिए। ईसॉप ने तो बेटा कमाल कर दिया एम्प्लॉइज को। जिसने इंडिया में वोडाफोन लाया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अस्मित या असीम गुप्ता, मुझे नाम याद नहीं है। वोडाफोन को लाया था इंडिया में हज परचेज करवाया उसने, 250 करोड़ उसको ईसॉप मिला था। मिलते ही उसने सीए का काम छोड़ दिया, बोला बहुत हो गया, मैं पैसे लगाऊंगा, इन्वेस्टर बन गया। जरूरत क्या है, 250 करोड़ कहीं भी लगाए, 10% मिलता है, 25 करोड़ क्या करेगा काम करके, साल का 25 करोड़ ऐस करो। चले आगे, आ जाओ। टर्म नंबर 2, इसको बोलते हैं बेटा ग्रांट डेट, या कई लोग डेट ऑफ ग्रांट भी देते हैं। द डेट फ्रॉम विच ऑफर, ये बेसिकली ऑफर है, ठीक है ना, इज अप्लीकेबल। जिस डेट से ऑफर अप्लीकेबल है वो डेट हम बेटा पता लगाते हैं। नाम क्या है इसका, ग्रांट डेट। नाम से ग्रांट, इस दिन ग्रांट दिया गया, इसको बोलते हैं ग्रांट डेट। द डेट ऑन विच ऑफर इज अप्लीकेबल, या कई बार इसको लोग बोलते हैं अनाउंस्ड। जिस दिन से ऑफर को क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी ने आज अनाउंस किया कि 1 अक्टूबर 2022 को जो लोग हमारी कंपनी में होंगे, अगर वो 3 साल हमारी कंपनी में रह गए तो उनको ईसॉप मिलेगा। सुना आपने ठीक से? तो ग्रांट डेट कौन सा माना जाएगा, ये माना जाएगा ग्रांट डेट, जिस दिन ऑफर अनाउंस किया गया कि भाई इस दिन से इफेक्टिव होगा। तो इसका मतलब कोई आदमी 2 दिन पहले भी छोड़ के चला गया वो इंटाइटल नहीं होगा, और कोई 2 दिन पहले भी ज्वाइन कर लेगा वो इंटाइटल्ड होगा। ठीक, हाँ होगा, लेकिन छोड़ के चला गया हो गया, तो इसको बोलते हैं ग्रांट डेट। सबने लिख लिया, किसी बालक को लिखना है, जल्दी लिखो। ऊपर से लिखना है क्या, लिखते चलना बेटा। बेटा जी नहीं हुआ, चलें आगे, सुनो। लिखिए नंबर 2, नंबर 2 या 3, 3 लिखिए, वेस्टिंग पीरियड। नंबर 2 लिख लिया आपने, नंबर 3 लिखिए वेस्टिंग पीरियड। टाइम गिवन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, कि जो हम समय देते हैं ना किसी कंडीशन के पूरा होने के लिए, वो भाई हम आपको टारगेट दे रहे हैं 200 करोड़ का टर्नओवर। अब 200 करोड़ का टर्नओवर को समय दूंगा या तुम आज ही कर लोगे, साल 2 साल 3 साल कुछ समय देना पड़ेगा ना। आखिर बंदा परफॉर्म करे तो उसके लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। या आपने कहा कि हमारे शेयर के प्राइस से 10 रुपए से बढ़ा के 70 कर दो, तो ये 5 साल 6 साल का काम होता है, एक दिन में नहीं होता।
एक बच्चा है, उसको मैं ला रहा हूँ, तुम्हें सीए बनाऊंगा, 4.5 साल तो मिनिमम टाइम चाहिए, चाहे बच्चे कितना भी मेहनत कर लिया, तेज हो, टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो याद रहेगा वेस्टिंग पीरियड। क्या होता है वेस्टिंग पीरियड? सुन लो। जिस दिन आपने ग्रांट दिया वो कौन सा डेट था? 1/10/22, ये था जी डेट, ग्रांट पीरियड, ठीक है, ग्रांट डेट। लेकिन आपने 3 साल का समय दिया कि मेरे यहां 3 साल रहो, मेरे यहां 3 साल पढ़ो, मेरे यहां 3 साल काम करो, ये 2 साल का टाइम दिया, 4 साल का टाइम दिया, इस टाइम को क्या बोलेंगे? वेस्टिंग। अगर मान लीजिए आपने 3 साल से पहले आप रिजाइन करके चले गए, आप इंटाइटल्ड नहीं होंगे, आप इंटाइटल्ड नहीं होंगे। 3 साल से पहले चले गए तो अब चले गए। चल, अरे सुनो ना, सबने लिख लिया वेस्टिंग पीरियड? 3 साल, 2 साल, 1 साल, जितना भी साल है। इधर आ, अब आ गया, अब आ गया हो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पीरियड। सुनो ध्यान दो, एक्सरसाइज पीरियड, द पीरियड गिवन टू परचेज द शेयर, if not purchased within the time, right will be lapsed। तो ये लिखिए, सब लोग लिखिए एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड। प्लीज बात में करें बेटा, लिखें सब लोग। अरे लिखो ना, एक्सरसाइज पीरियड, टाइम गिवन टू परचेज द शेयर, इफ नॉट परचेज राइट विल बी लैप्स्ड। तो राइट विल बी लैप्स्ड। हाँ जी, 4th हो जाएगा। हो गया भाई? देखो सुनो, एक मिनट सुनो ना, 3 साल हो गए बेटा, इधर सुनो, 3 साल हो गए, और 3 साल में वेस्टिंग पीरियड मतलब वो पीरियड जिसके बीच में पूरा करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बोनस शेयर नहीं है, पैसे लगने हैं। अब मान लो आज 1/10/2025 है, अब देखो बेटा इसमें पैसे हैं, अब एकदम से तो मेरे पास पैसे होंगे नहीं, किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। तो कंपनी ने समय देती है कि चलो 1 साल के अंदर आप खरीद सकते हैं। आप यहां पे हो गए इंटाइटल, आपका हक बन गया, लेकिन हक बन गया तो कुछ टाइम तो दो। ये बोलोगे अच्छा कल आप आए नहीं, आपका राइट लैप्स हो गया, ये मतलब थोड़े ना है। आपने सुना होगा राइट इशू में भी 15 दिन 20 दिन का टाइम देते हैं। तो यहाँ 1 साल 6 महीने का समय देते हैं, अपने एम्प्लॉई है ना भाई, 1 साल 6 महीने में खरीद सकते हैं। तो 1/10 से लेकर 25 से 26 के पीरियड को क्या बोलेंगे? ये कौन सा पीरियड है? विद इन विच एम्प्लॉइज कैन एक्सरसाइज दियर ऑप्शन, दियर राइट, वो अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती नहीं है, ना खरीदें, उनकी मर्जी, ऑप्शन उनका है, खरीदना चाहे तो पैसे दें, नहीं खरीदना चाहे तो पैसे ना दें। याद रहेगा बेटा? चलें आगे। नेक्स्ट, फोटो बनानी है? कोई नहीं, बनाओ फोटो। एक्सरसाइज पीरियड है बेटा, एक्सरसाइज डेट मत रखो, एक्सरसाइज पीरियड रखो। अरे यार एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज कुछ और हो गया, एक्सरसाइज प्राइस। लिख लिया? एक मिनट प्लीज, पहली बात, सबने वेस्टिंग पीरियड लिख लिया? कोई जो ना लिखे हो बताइए, क्या है वेस्टिंग पीरियड? जिसके बीच में कंडीशन पूरी करनी है, अगर नहीं पूरी हुई तो राइट लैप्स। क्या एक्सरसाइज पीरियड? वेस्टिंग पीरियड के बाद का वो समय जिसके बीच में पैसे दे के शेयर खरीद सकते। और व्हाट इज एक्सरसाइज प्राइस?
द प्राइस विच हैज टू बी पेड फॉर परचेज ऑफ शेयर। हम कह सकते हैं ये इशू प्राइस है ऑफ ईसॉप। याद रखिए ये बिल्कुल बोनस शेयर की तरह मुफ्त नहीं है, इसमें पैसे देने पड़ते हैं, कम सही लेकिन पैसे देने पड़ते हैं। बोलो ना बच्चों, हो गया? तो एक्साइज प्राइस क्या है? ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे आप शेयर को खरीदेंगे, मुफ्त में नहीं मिलेगा। और ये प्राइस कौन सा होता है? मार्केट प्राइस से, फेयर वैल्यू से बहुत ही कम होता है। लिखिए नंबर 6, एक्सपेंस ऑफ ईसॉप, या कई बार इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, दोनों नाम से लिख लीजिएगा। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन या एक्साइज प्राइस, सॉरी एक्सपेंस ऑफ ईसॉप, एक्सपेंस ऑफ ईसॉप। चले बालक, इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको फेयर वैल्यू ऑफ शेयर निकालना ऑन डेट ऑफ ग्रांट, कि जिस दिन आप शेयर इशू करने के लिए आप ऑफर दे रहे हैं उस दिन शेयर का प्राइस क्या है और एक्साइज प्राइस क्या है, इन दोनों के बीच के गैप को बताइए क्या बोलेंगे? हाँ जी, टोटल एक्सपेंस ऑफ ऑप्शन, या कई बार बोलते हैं लोग फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन तो देखिए दो बातें, एक है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, एक है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। दोनों में फर्क महसूस हो रहा है बच्चों को? है दोनों फेयर वैल्यू, लेकिन एक फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है, एक फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन मैंने शेयर ऑफर किया उस दिन मार्केट में उस शेयर का प्राइस था 160 रुपए, और कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है तो उसका मार्केट प्राइस तो नहीं होता, लेकिन ऑप्शन की वैल्यू फिर भी निकाली जा सकती है। हम पढ़ेंगे एफएम में वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अकाउंट में पढ़ेंगे एडवांस अकाउंट में वैल्यूएशन ऑफ शेयर, या आपने शायद 11th 12th में पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा है, उसी तरह से वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी होती है। गुडविल तो दिखती नहीं है, फिर भी उसकी वैल्यू कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, उसी तरह शेयर उसकी भी वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन बताएगा, आपको चिंता नहीं करना, इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। ग्रांट डेट को फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन देखना है, सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। ग्रांट डेट को देखना है, वेस्टिंग पीरियड को नहीं, एक्साइज पीरियड को नहीं। कौन से डेट को? ग्रांट डेट को। और उसमें से एक्साइज प्राइस मान लो 40 रुपए या 50 रुपए या 60 रुपए या 70 रुपए, मतलब जो भी है आप लेस कर दीजिए। तो बताइए क्या बचेगा? वैल्यू ऑफ ऑप्शन या टोटल एक्सपेंस ऑफ ईसॉप। अब इसकी अकाउंटिंग बेटा शुरू होने वाली, एक लाइन की अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग एक लाइन की ये है, दिस एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग, या ओवर द वेस्टिंग पीरियड। एक लाइन में चैप्टर खत्म। मैं सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि अकाउंट का रूल आपने पढ़ लिया। अकाउंट का एक सीधा सा रूल है, जो एक्सपेंस है या जो 90 रुपए है, तो इसमें 90 रुपए, 70 रुपए, 160 रुपए, लॉस कौन सा है? कैसे 90 रुपए लॉस है? कोई चीज 160 की है, अगर मैं उसको 160 में बेचूं तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन उसको मैं 90 में बेचूं तो 70 लॉस है, 70 में बेचूं 90 लॉस है, 60 में बेचूं 100 का लॉस है। तो ये जो लॉस है ये किस लिए है मुझे बताइए? लॉस जानते हो क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इंप्लॉय हमारे यहाँ 2 साल 3 साल काम करें। सुनिए गौर से, 2 साल 3 साल काम करें, फ्री में 90 रुपए का लॉस हम बियर नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहां काम करें, तो हम कुछ पैसा कैश में दे रहे हैं सैलरी, और कुछ ईसॉप के रूप में दे रहे हैं। बताओ कोई आदमी 3 साल काम करे तो उसकी सैलरी को 1 महीने में मानना चाहिए, 3 साल में? 3 साल में। तो जो ईसॉप हम दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? 3 साल में काम करे तो लॉस 1 दिन में मानना चाहिए या 3 साल में?
एक लैंड एंड बिल्डिंग या फिक्स एसेट खरीदते हैं जो 10 साल चलने वाला होता है, उसका डिप्सन कितने दिन में चार्ज करते हैं? एक मशीन 3 साल चलने वाली है, चाहे लाखों की मशीन है, उसी तरह से यहाँ है। हमने इम्प्लॉय के लिए खर्चा दिया और इम्प्लॉय से चाहते हैं कि हमारे यहाँ 3 साल काम करे, इसलिए हम 3 साल के ऊपर इसका लॉस हम मानेंगे और बराबर बराबर मानेंगे, कोई मारामारी नहीं है। बराबर बराबर का मतलब है बेटा 30-30-30। मान लो लॉस 100 रुपए है तो 33-33-33। मान लो लॉस 50 रुपए है तो 1/3 1/3 1/3, जितना भी है उसी हिसाब से मान लेंगे। याद रहेगा प्यारे बच्चों को? चलो फिर से शुरू करते हैं, शुरू से लिखना नहीं है भाई। 3 तरह की कंडीशन होती है, बताओ कौन कौन सी? सर्विस, मार्केट, परफॉर्मेंस। सर्विस में क्या करते हैं? सर्विस में क्या करते हैं? 2 साल 3 साल 4 साल काम करो। जनरली ये लोअर लेवल के इंप्लॉय को दिया जाता है। जो शुरुआत वाले लोग होते हैं ना, नए इंप्लॉय को लोअर लेवल के मैनेजर्स को देते हैं। टारगेट बेस याद है परफॉर्मेंस वाला, ये मिडिल लेवल वाले को देते हैं क्योंकि वही डिविजनल हेड होते हैं, मिडिल लेवल के लोग। तीसरा कौन सा होता है? मार्केट बेस, जनरली टॉप लेवल। सीईओ नाम सुना आपने? क्योंकि सीईओ सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वही तो शेयर के दाम बढ़वाएगा। ये आपने सुना है मैनेजिंग डायरेक्टर नाम सुना है? तो ये डायरेक्टर्स को मिलता है, सीईओ को मिलता है, सीएफओ को मिलता है। तो टॉप लेवल वाले को मिलता है मार्केट बेस, मिडिल लेवल वाले को बोल नहीं रहे बच्चे परफॉर्मेंस बेस, और बिल्कुल नए वालों को सर्विस बेस। चलें आगे आइए, फिर से बात करते हैं। ग्रांट डेट क्या होता है? जिस दिन स्कीम अनाउंस किया गया वो ग्रांट डेट है। किसी को डाउट? वेस्टिंग पीरियड क्या है? जो समय दिया गया कि आप अपना कंडीशन पूरा करें, वो क्या है? वेस्टिंग पीरियड है। एक्साइज पीरियड क्या है? वो पीरियड जिसमें आप शेयर खरीद सकते हैं। ये पीरियड वेस्टिंग पीरियड के पहले आता है कि बाद में? वेस्ट होगा तभी तो। मान लो वेस्ट के बीच में आप चले गए तो आपका एक्साइज पीरियड तो कभी आएगा ही नहीं। तो ये वेस्टिंग पीरियड के बाद में होता है। थोड़ा सब्री, थोड़ा कन्वीनियंस देने के लिए, चलो यार पैसे जमा कर लो 2-3 महीने में, 4 महीने में, तब दे देना। ये जनरली 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर होता है। एक्साइज प्राइस क्या है? जिस प्राइस पे आप शेयर खरीदने की बात करते हो एक्साइज प्राइस है। और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है? ये वो ऑप्शन है जिस पे आप अपने शेयर्स को मतलब खरीदते हैं आप, लेकिन ऐसा है कि खरीदते सस्ता है और शेयर तो महंगा होता है। तो महंगा है 160 का, खरीद रहे हैं 60 का, तो 100 रुपए हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। अगर मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो मेरा 100 रुपए बच जाएगा, तो वैल्यू ऑफ राइट, वैसी वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। ओके। और अकाउंटिंग कैसे करनी है? जो भी एक्सपेंस है ओवर द पीरियड ऑफ वेस्टिंग हमें कर लेना है। एक छोटा सा बेटा मैं एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल से हम अकाउंटिंग सीखेंगे। लिखिए सब लोग इलस्ट्रेशन। 100 employees granted 200 shares each as ESOP, provided they continue for 3 years in service। 100 इंजीनियर को मैंने कहा कि देख भाई 200 रुपए, 200 शेयर सबको मिलेगा, 200 अगर आप हमारे यहां रह गए 3 साल, बीच में छोड़ के चले गए तो मान लो कोई 2 साल में छोड़ के चला गया, नहीं देंगे। कोई 3 साल में 1 दिन पहले भी छोड़ के चला गया, नहीं देंगे। आप रहेंगे 3 साल तभी आपका हक बनेगा। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑन डेट ऑफ ग्रांट, मान लीजिए बेटा 120 है। एक्सरसाइज प्राइस तय हुआ है
अपने मन से मान लेते हैं, चलो 45। तो बोलिए फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? पर शेयर 75। सब लोग लिख लीजिए प्लीज। अब मुझे आपको अकाउंटिंग सिखानी है बस। एक्सपेंसेस पर एनम बताइए हम कितना लिखेंगे? 100 इंप्लॉई है, एक इंप्लॉई को 200 शेयर दिया है और एक शेयर पे 75 रुपीज का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान टोटल 3 साल चलेगा, तो हर साल बताइए। देखो टोटल लॉस निकल गया 100 इंप्लॉई 200 गुने 75। सुन नहीं रहे बच्चे ठीक से? 100 इंप्लॉई 200 ईच है या टोटल है? 200 ईच है या टोटल है? ईच है। 75 रुपए का लॉस है। 1/3 1/3 1/3 बोलिए बेटा जी। बोल नहीं रहे हैं। 5000 5 लाख पर एनम। कुछ नहीं करना है, हर साल 5 लाख पीएल में जाएगा पर मंथ। सॉरी पर एनम होगा, सॉरी बेटा, पर एनम एक्सपेंसेज पर एनम। अब इसी की अकाउंटिंग सिखा दूं, थोड़ा नाम है, समझिए चैप्टर हो गया। एडवांस अकाउंट की डेली क्लास है या अल्टरनेटिव? बेटा अल्टरनेटिव है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 1:15 से 3:15 PM। क्या बेटा कहां पे? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑन डेट ऑफ ग्रांट, एक्सरसाइज प्राइस। अरे यार सॉरी, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इतना, पर एनम ये एक्सपेंस होना है। क्या आप रेडी हैं? सब दिया रहेगा बेटा, चिंता ना करो, क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, आपको हेडक नहीं लेनी है। पर शेयर 25 रुपए कर सकते हैं? बोल नहीं रहे बच्चे। पर शेयर 25 रुपए कर सकते हैं पर एनम, और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 20,000, देख लो। नहीं है? 100 गुने 200 कितना होता है? 20,000 शेयर है, 25 रुपए मल्टीप्लाई करना, 20,000 शेयर गुने 25 5 लाख। तो जनरल एंट्री कैसे पास करनी है? क्या आप रेडी हैं? देखो बेटा जनरल एंट्री का बड़ा सीधा साधा तरीका है। आपकी एंट्री होगी बेटा, लिखिए सब लोग, एक नया नाम है हाई फैंसी। पढ़ना नाम क्या लिखा है? इंप्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन अकाउंट। ऐसा नाम कभी सुना है किसी ने? इंप्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये वर्डिंग मेरी नहीं है, ये वर्डिंग सीए इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट की है। यही वर्डिंग एग्जाम में लिख के आनी है। हाँ समझा मैं दूंगा, आपको याद जल्दी रहेगा। आपने बताइए कभी सैलरी पे किया है तो क्या लिखा है? सैलरी टू कैश। और अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो क्या लिखा है? सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। इंप्लॉई कंपनसेशन फंड और कुछ नहीं है, सॉरी इंप्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस कुछ नहीं है, सैलरी वेजेज का हाई फैंसी नाम है। आजकल ना लोग सैलरी नहीं बोलते, बोलते हैं कंपनसेशन। कि आपने हमें अपना समय दिया, इसके बदले में हम आपको, कभी किसी ने शेड्यूल 3 का पीएल पढ़ा है? शेड्यूल 3 के पीएल में सैलरी वेजेज नहीं है। सैलरी वेजेज की बजाय वहां लिखा जाता है इंप्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस। तो ये
रिपोर्टिंग के टर्म्स बेटा बदल रहे हैं, रिपोर्टिंग के टर्म्स बदल रहे हैं, नए नए टर्म आपकी जिंदगी में आएंगे, अब नए नए लोग भी आएंगे, लेकिन नए नए टर्म्स भी आएंगे, इनको बेटा कैच करते जाओ। कुछ नहीं है, सैलरी वेजेज है, उसको थोड़ा स्टाइल से बोल दिया। एम्प्लॉय कंपनसेशन, बताओ सैलरी क्यों देते हैं? कि वर्कर हमारे यहाँ काम करता है। सैलरी क्यों देते हैं? वर्कर हमारे यहाँ काम करता है। बोनस क्यों देते हैं? वर्कर हमारे यहाँ काम करता है। दिवाली में बोनस देते हैं ना भाई। ओवर टाइम क्यों देते हैं? वर्कर हमारे यहाँ काम करता है। ई सब क्यों दे रहे हैं? तो ये भी सैलरी वेजेज का एक रूप रंग है, और क्या है? सैलरी वेजेज का रूप रंग है ये, इसलिए इसका नाम सैलरी वेजेज की बजाय हम क्या रख रहे हैं? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, या यूं कह सकते हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। हाँ जी, कह सकते हैं। लेकिन एक ऐसी लायबिलिटी है जो अभी नहीं दे रहे हैं, 3 साल बाद देंगे। तो कोई चीज अभी देते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, और बाद में देते हैं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। सुना आपने? या प्रोविजन वर्ड सुना है कभी? तो उसी तरह से हम प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन का नाम भी बड़ा हाई फैंसी है, नाम बोलना एक बार जरा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एक बार नाम और बोलो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। है क्या ये? प्रोविजन है, लायबिलिटी है। लेकिन जो है सो है, इस नाम को आप नहीं बदल सकते, बदला नंबर कट जाएगा। अकाउंटेंट्स आर ट्रेडिशनल, एक तरह से सब लोग रिपोर्टिंग करेंगे, पूरा इंडिया समझेगा। हम सब अलग अलग नाम से करेंगे तो पूरा इंडिया समझ नहीं पाएगा। सबने लिख लिया दोस्त? चलें आगे, लिखिए। और ये हर साल के लास्ट में होगा। सैलरी वेजेज हर साल के लास्ट में नहीं होता, ऐसे ही हर साल के लास्ट में, हर महीने के लास्ट में मैं नहीं कहूंगा, हर साल के लास्ट में कहूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सैलरी वेजेज पीएल में कहां जाता है? याद है? ट्रांसफर करने की एंट्री कोई बोले? सैलरी एंड वेजेज को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री। देखो बेटा, मैं बता दूं तुम लोगों को, मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाता है आपके लॉ वाले, कास्ट वाले, टैक्स वाले सर, जो रियल लाइफ में काम नहीं आएगा। ये एज इट इज रियल लाइफ में काम आना है। फाउंडेशन खत्म, ये थोड़ा सीरियसली पढ़ना बेटा। तुम एक स्किल सीख रहे हो, इंटर पास करते हैं तुम 30-35-40 हजार के आदमी होगे पर मंथ। मैं तुम्हें पीएम नहीं बना रहा, मैं तुम्हें रॉकेट साइंस का इंजीनियर नहीं बना रहा, मैं तुम्हें एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बना रहा हूं। उसके लिए ये हुनर चाहिए। थोड़ा मैं अकाउंट पढ़ाऊंगा, कोई सर आपको टैक्स जीएसटी पढ़ाएंगे, कोई सर आपको कॉस्ट कंट्रोल सिखाएंगे, कोई सर आपको लीगल कंप्लायंस सिखाएंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। और आज से 6 महीने साल भर के बाद आप इंटर वर्किंग नॉलेज, और 3 साल के बाद एक्सपर्ट नॉलेज। जाइए इंडस्ट्री में काम करिए। फिजिकल नीड समझते हो? रोटी कपड़ा मकान, इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। अब उसके आगे मेहनत तुम जितनी करोगे उतनी आगे बढ़ोगे। अपने टॉपर्स के बच्चे कोई 2-4 करोड़ का महीना भी कमाता है, कोई हो सकता है लाख रुपए 1.5 लाख भी ना कमा रहा हो। वो डिपेंड करता है कौन सी लाइन में आप आगे बढ़ते हैं और कितनी मेहनत से बढ़ते हैं। चलिए, तो साल के लास्ट में सैलरी वेजेज कहां डालते हैं? क्या लिखते हो? पीएल टू सैलरी वेजेज। जरा यहां सोचो तो, क्या यहां हम लिख सकते हैं पीएल अकाउंट डीआर टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट? चलेगा हर साल के लास्ट में? और मैं अगर आपको कहूं कि अकाउंट बनाओ एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस 3 साल का, बना सकते हो? मैं बना के दिखाता हूं। आपको ये क्लियर ना? हर साल ये एंट्री होगी और 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। चलो मैं जन एंट्री कराता हूं, आ जाओ। नहीं बेटा, खूब बढ़िया से करते हैं। इलस्ट्रेशन है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। किसकी बुक्स बना रहे हैं? एम्प्लॉय की कि कंपनी की? एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर 5 लाख। मैं ये मान रहा हूं कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो भी साल हो उससे मतलब नहीं है। टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ईसू, किसी का नाम है ईसू या मीसू? चल, साल के लास्ट में राइट ऑफ करेंगे, बोलो क्या लिखेंगे?
PL2 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, सब लोग पास कीजिए एंट्री। और पहले साल में भी यही होगी, दूसरे साल में भी यही होगी, और तीसरे साल में भी यही। तीनों साल की एंट्री पास कीजिए बेटा, इधर ध्यान दो, तीनों साल की एंट्री पास करो। हो गया बेटा? चलिए नंबर 2, सेकेंड ईयर में बताइए क्या करेंगे। कॉपी पेस्ट कर दें, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट DR। और बताइए भाई, जाहिर है साल 3 है तो अकाउंटिंग तो 3 करनी पड़ेगी ना। जैसे कि स्टेट लाइन डिप्शन किसी को याद है? सेम एंट्री और सेम अमाउंट 10 साल करते हैं कि नहीं? सेम एंट्री और सेम अमाउंट तो एंट्री तो हर बार करनी पड़ेगी। लिखिए ना, इसी बहाने आपकी हाथ बेटा पकड़ बन जाएगी। लिखिए प्लीज, आलस ना करें। अभी तक कैसा लगा चैप्टर? इजी है ही, आगे भी देखिएगा आप। और पता है क्या पढ़ रहे हैं? एडवांस अकाउंट पढ़ रहे हैं, तब ये हाल है। हम में से जो बच्चे बेटा पास होते हैं वो सिर्फ एक कारण से होते हैं, डेली प्रैक्टिस। और जो फेल होते हैं वो सिर्फ एक ही कारण से होते हैं, डेली प्रैक्टिस का नहीं करना, और कुछ नहीं। अगली एंट्री बताइए। अब सुनिए प्लीज, अब आया समय, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया। अब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने एक्साइज पीरियड के बीच में हम एम्प्लॉय से पूछेंगे भाई शेयर खरीदना है। जो एम्प्लॉय कहेगा खरीदना है, हम बोलेंगे निकालो, बताइए कितना? 45 रुपए। अब कितने एम्प्लॉय हैं? 100। कितने शेयर लेना है उनको? यानी कि 20,000 शेयर। 20,000 शेयर गुने 45 हम उसे मांग लेंगे, बताइए कितना होगा? 9 लाख आ जाएगा। और हमने उनके लिए ऑलरेडी बना रखा था प्रोविजन, याद है? कितने का बना रखा था? 5 5 5, कितना हो गया? 15 लाख। तो 9 लाख ये हो गया, 15 लाख ये हो गया। शेयर देखिए भाई कितने का है। जनरली बेटा शेयर देखा गया है 10 रुपए का होता है। शेयर कितने इशू कर रहे हो? 20,000 या कम ज्यादा? शेयर कितने कर रहे हो? 100 इंप्लॉय, 100, 200 शेयर, 20,000 शेयर। फेस वैल्यू तो बेटा 10 ही की होती है, यानी कि 2 लाख। तो बाकी क्या है? आपने कभी सुना है कि शेयर चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, अगर फेस वैल्यू से ऊपर इशू होता है तो हमेशा क्या माना जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। बताइए ये शेयर कितने पे इशू हो रहे हैं? मैं बताऊं? 45 और 75 जोड़ के बताओ। 120। 120 में 10 रुपए फेस वैल्यू, तो प्रीमियम कितना? 110 गुने 20 करिए, टैली करिए, तो हो रहा है टैली। सुनिए मैं बताता हूं, कुछ मुफ्त नहीं दुनिया में बेटा। ये कैश है, ये इसको पढ़ो क्या लिखा है मैंने। ये स्वेट क्या होता है? पसीना। इंप्लॉय पे हम कोई एहसान नहीं कर रहे, इंप्लॉय को हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इंप्लॉय से हम 45 रुपए ले रहे हैं और उसका खून चूसा हमने 3 साल, स्वेट स्वेट उसका पसीना लिया हमने 3 साल। तो हमें इशू ऑफ शेयर मुफ्त में नहीं हो रहा, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन हो रहा है। 45 कैश और बाकी लेबर। गलत कर रहा हूं तो बताओ? 3 साल किसी से काम करा के शेयर इशू कर रहे हो तो कोई एहसान कर रहे हो क्या? उससे काम भी तो कराया तुमने 3 साल। तो समझो कि उसका पसीना है, खून पसीना है, वो स्वेट है उसका।
और इसके बदले में 10 रुपए का शेयर 120 पे इशू कर रहे हो, क्या 110 रुपए प्रीमियम है बेटा? बोल नहीं रहा है कोई। 10 का शेयर 110 पे इशू हो तो 100 रुपए प्रीमियम, 120 पे इशू हो तो 110 रुपए प्रीमियम, 160 पे हो तो 150 रुपए प्रीमियम। एंट्री आ गई सबको? लेकिन मैं थोड़ा चेंज करता हूं। मान लो 100 में से 5-7 इंप्लॉय के पास पैसा नहीं है, या वो लोग शेयर में विश्वास नहीं रखते, आज महंगा खरीदो कल सस्ता बेचो, बर्बाद हो जाएंगे, क्या फायदा, हमें लफड़े नहीं पालते। जानते हो, अगर कभी आपने बेटा कोई भी प्रोविजन बनाया और वो प्रोविजन बाद में यूज नहीं हुआ, तो आपने सुना होगा प्रोविजन बिकम्स प्रॉफिट। एनी प्रोविजन इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट बिकम्स प्रॉफिट। तो अगर कोई प्रोविजन लैप्स हो जाए जिसकी जरूरत नहीं पड़े, गाइडेंस नोट कहता है उस प्रोविजन को आप ट्रांसफर कर देंगे। पीएल में तो नहीं कहता, कहता है जनरल लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन किसी क्वेश्चन में मान लो 20,000 में से 18,000 शेयर इशू हुआ, 2,000 शेयर इशू नहीं हुआ, हमने तो प्रोविजन कर रखा था, हम तो ये मान के चल रहे थे सब इशू करना पड़ेगा, 200 गुने 45, सॉरी 200 गुने 75 हम पीएल में डाल देंगे, जनरल लेजर में डाल देंगे। नोट लिखवा देता हूं। हाँ जी, यहां कम हो जाएगा ना, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। कोई पैसा नहीं देगा तो उसको शेयर थोड़ा देंगे हम। जी बेटा जी, सॉरी क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो बेटा जी। एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या बोल रहे हैं इसमें? प्लीज देखो, जब दो बड़े बात करें कोई छोटा ना बोले। हाँ बेटा बोल। क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है, फिर भी जितना मैं समझा मैं बता दूं। प्लीज बेटा मुझे बता दो प्लीज, जितना मैं क्वेश्चन समझा मैं बताता हूं। ये बेटा जी फेस वैल्यू है, अगर इससे कम पे तो आजकल इशू हो ही नहीं सकता, आपने सुना होगा इस वो शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। अगर 10 के बदले 10 में हो तो नो प्रीमियम, 10 से 12 हो 2 रुपए प्रीमियम, 15 हो 5 रुपए प्रीमियम, 20 हो 10 रुपए प्रीमियम, 50 हो 40 रुपए प्रीमियम, 100 हो 90 रुपए, 120 हो तो 110। तो प्रीमियम जो है फेस वैल्यू से ऊपर की संख्या को बोलते हैं, तो इशू प्राइस ज्यादा कैसे हो जाएगा? हाँ, तो हमारा फेस वैल्यू तो 10 है ना बेटा, ये 110, ये तो 1100 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, क्या दिक्कत है? सुन बेटा, फेस वैल्यू 10 रुपए है, अब उसके ऊपर तुम बताओ इशू प्राइस। रुक जाओ यार, तुम बताओ इशू प्राइस। अगर ये 2000 में इशू हो रहा है तो पता है सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा? 1990। कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ज्यादा हो सकता है। ये लाइन भी बेटा लिख ही लेना, ESOP lapsed is transferred to जनरल रिजर्व आफ्टर कौन सा बेटा? एक्सपायरी ऑफ कौन सा पीरियड? एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड के बाद जो ESOP लैप्स हो जाए दैट बिकम्स प्रॉफिट, ट्रांसफर वेयर? जनरल रिजर्व। क्योंकि ऐसा हो सकता है इंप्लॉई रहे 3 साल और फिर भी शेयर ना खरीदे, या तो उनके पास बेचारे के पास पैसा ही नहीं है, या पैसा है तो उनकी इच्छा नहीं है। ऑप्शन है ना, जबरदस्ती तो है नहीं। ऑप्शन और जबरदस्ती में फर्क समझ रहे कि नहीं? ऑप्शन मेरी मर्जी है मैं खरीदूं या ना खरीदूं। तो ये सीधा सीधा सब लोग समझ गए। एक और मजेदार बात पढ़ाता हूं, देखिए हम अकाउंटिंग एस्टिमेट ही तो कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हमारे 100 इंप्लॉई 3 साल हमारे यहाँ काम करेंगे और ये सोच के हम प्रोविजन बना रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा कि पहले साल के लास्ट में 100 में से 5 छोड़ के चले गए? तो हम प्रोविजन 95 का बनाएंगे या 100 का बनाएंगे?
देखो प्रोविजन कम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ज्यादा बनाने का भी कोई फायदा है? जब हमें पता है ही 95, तो हम लॉस भी तो 95 का करेंगे। तो छोटा सा पॉइंट है, लिखना नहीं है। अगर हमने यहाँ पे ग्रांट डेट को 100 लिया, लेकिन यहाँ 5 छोड़ के चले गए, तो हम बेटा प्रोविजन 95 का ही बनाएंगे फर्स्ट ईयर के लास्ट में। और मान लो 7 और छोड़ के चले गए, तो हम प्रोविजन 88 का ही बनाएंगे। और मान लो 3 और छोड़ के चले गए, तो हम लास्ट में प्रोविजन 85 का ही। इसके बारे में आपको जानना चाहिए एएस के रूल। एएस कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर एस्टिमेट को रोका नहीं जा सकता, एस्टिमेट तो होगा ही होगा। आपने कभी ऐसा पढ़ा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल शुरू में बनाया 20,000, बाद में बैड डेट सिर्फ 17,000 हुआ? नहीं पढ़ा है कभी? या मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल 20 बनाया, बाद में बैड डेट 23,000 हो गया, तो क्या है, एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। आपने कोचिंग पढ़ा होगा, सर बोलते हैं भाई आपका ये सिलेबस मार्च में खत्म हो जाएगा, लेकिन कई बार 15 मार्च को ही होता है, कई बार 5, 7, 10 अप्रैल को होता है। ऐसा पॉसिबल है? यहां भी बेटा यही है कि 95 हम शुरू में बनाएंगे, बाद में सिर्फ 88 बनाएंगे, और बाद में हम और कम सिर्फ 85 बनाएंगे। जितनी जरूरत होगी उतनी बनाएंगे। इंप्लॉय छोड़ के जो जाते रहेंगे उनको बनाने का कोई फायदा है नहीं ना। इस बात को समझने के लिए चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। वो पेज उन्होंने बांट दिया आप लोगों को, चलिए सब लोग निकालिए। SM2, SM2 ये सब का ही मिला है ना सबको? कल की, सॉरी कल कर रहा हूं, परसों आपको किताब मिल जाएगी बेटा। S1 नहीं, S2। S1 अभी पढ़ाया नहीं है बेटा, जब पढ़ाएंगे तो S1 भी कराएंगे, चिंता ना करें। S1 कुछ और है, अभी जिस लाइन पे हम पढ़ रहे हैं S2 होगा। रेडी हैं? ए कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। नहीं नहीं, मैं गलत पढ़ दिया। 1000 इंप्लॉई हैं, ठीक है, ग्रांट किया 40 रुपए। बताइए 40 रुपए को हम क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस था 160, फेयर वैल्यू कर सकते हैं? कोई बताएगा हमें कितना चूना लगना है? 160 में 40 की चीजें दे रहे हैं, 120 रुपए पर शेयर। क्या इसको वैल्यू ऑफ ऑप्शन कर सकते हैं? वेस्टिंग पीरियड कितना है? जरूरी नहीं कि 3 साल ही हो, 2.5 साल, 2 साल, 3.5 साल, 4 साल, वो तो देखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की बात है, इस पर कोई कानून नहीं है। मैक्सिमम एक्साइज पीरियड कितना है? ये किसके बाद होता है? एक्साइज पीरियड किसके बाद होता है? 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया, 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लॉप्स हो गया। इस डेट को 6 लैप्स हो गया, यहां 100 लैप्स हुआ एट द एंड ऑफ एक्साइज पीरियड। आपको जनरेटिव बनाना है। क्वेश्चन कितना छोटा है, 3 लाइन का, लेकिन आपको हम कॉन्सेप्ट पहले समझाएंगे। कोई नहीं लिखेगा अभी, केवल क्वेश्चन पढ़िए अपने दिमाग से। मैं टाइम लाइन बनाऊंगा, मेरी मदद आप कीजिएगा, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, सबको दिख रहा होगा, लेकिन देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अभी देखते हैं। सर एक्साइज पीरियड वाले एंट्री फेज समझा दो। बेटा अमित इस क्वेश्चन में समझा देते हैं, जस्ट वेट, 1 मिनट रुक जाओ। सबने क्वेश्चन देख लिया? देखो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी है। एक तो है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर 160 माइनस
₹40 120 पर शेयर। क्लियर है सबको? अब एक टाइमलाइन, समय कितना दिया गया है, यानी कि यहां 1 साल है, यहां फिर 1 साल है, और यहां आधा साल है। क्या ये आप सही है? उसके बाद और कितना समय दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं? कोई नहीं लिखेगा, मैं मना कर रहा हूं लिखने से, समझो ना यार, लिखना बंद करो बेटा, क्वेश्चन समझो। इसको क्या बोलते हैं? ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझ जाओ एक बार, लिखने के लिए पूरी दिन पड़ा हुआ है, पूरी रात अपनी है। घर पे कुछ होमवर्क शुरू हुआ कि नहीं? नहीं बच्चों का हो गया शुरू? अब बेटा महसूस करो, अब सीए इंटर के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, फाउंडेशन से थोड़ा सा सीरियस। छटनी हो चुकी है, जो नहीं सीरियस थे वो फिर रिपीटर बैच पढ़ रहे हैं। इतना डन है? अभी नहीं लिखना है, रुक जाओ। पहले ये समझा 2.5 साल किसको बोलते हैं? 1 साल, 1 साल और आधे साल को 2.5 साल बोलते हैं दुनिया में, ठीक है। और एक्साइज पीरियड उसके बाद होता है, 6 महीने हो सकता है, साल भर हो सकता है। क्वेश्चन बताएगा इसमें कितना बोला है। डन है? अब देखो हमने एक एम्प्लॉय को कितना दिया था। क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक करो। 1000, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेटे नंबर ही दिया हुआ है, आप मेरी बात समझ पाए? ये इंप्लॉय नहीं है, ये नंबर ऑफ इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, यानी कि इंप्लॉय और शेयर ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है। टोटल ऑप्शन कितना दिया था हमने? बोल नहीं रहा है कोई? 1000। 1000। एक मिनट जरा डेट भी लिखने दो मुझे, कब दिया था? 1/4/2010। 1/4/2010। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? क्लियर है? अब देखिए 1000 ऑप्शन हमने यहां पे वेस्ट किया था, पर ये कौन से डेट को लैप्स हो गया? 1/5/2012 कितना लैप्स हुआ? 1/5/2012 कहां होगा? यहां होगा बेटा। 1/5/2012। 300 लैप्स होने का मतलब क्या हुआ? वो लोग छोड़ के चले गए होंगे। तो बताइए एक्साइज डेट को टोटल कितना अवेलेबल है? 700 ऑप्शन। आगे पढ़िए, 700 के 700 लोगों ने खरीद लिया, क्या बोल रहा है? इसमें से भी 100 ऑप्शन हो गए लैप्स, नहीं खरीदा होगा। तो बोलो एक्सरसाइज कितना हुआ? तो अब शुरू से मैं पढ़ाता हूं, 1000 ऑप्शन दिया था, फर्स्ट ईयर में तो रहे, सेकेंड ईयर में रहे, थर्ड ईयर खत्म होने से पहले ही चले गए, तो बचा कितना? 700। 700 हम कह सकते हैं वेस्टेड हुआ, उनके अंदर घुसा, ये कह सकते हैं 700। अब उसमें से भी 100 लैप्स हो गया, उन्होंने नहीं लिया, तो बताओ उन्होंने परचेज कितना किया? अंतर समझिएगा, ये है वेस्टेड, ये है परचेज, और ये है ग्रांटेड। हम ग्रांट देते हैं, उससे कम हो सकता है वेस्टिंग हो, और उससे कम हो सकता है परचेज हो, लेकिन ग्रांट से ज्यादा वेस्टिंग नहीं हो सकती, और वेस्टिंग से ज्यादा परचेज नहीं हो सकती। हाँ बेटा, कहां पे? क्यों? 30/9/12 के बाद 1 साल कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? उन्होंने परचेज किया है 600, वो अलग बात है, चलो यहां लिख देते हैं हम, परचेज किया उन्होंने 600, मान गए बेटा, लेकिन लैप्स कब होगा? लैप्स कब होगा? 30/9। ठीक है, आप सही है। तो अब आप लिखना चाहेंगे इसको,
लिखिए, एकदम हू बहू ऐसे ही लिखना है जो यहां लिखा हुआ है, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मैं ठीक कर देता हूं बेटा, 630 6/13 को परचेज किया गया। एग्जाम में बनाना है। हाँ, इससे आपको क्वेश्चन समझने में मदद मिलेगी, अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी ना। वर्किंग 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 सब बच्चों ने लिख लिया क्या? चलो एक बार फिर समझाते हैं। हो गया साहब, एक बार और समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है, 40 रुपए एक्साइज प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है 160। वेस्टिंग पीरियड कितना है, मैक्सिमम पीरियड कितना है, ये 1 ईयर कब से शुरू होगा, वेस्टिंग के बाद। 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लॉप्स हो गए, यानी कि समय पहले पूरा होने से पहले ही चलेगा। 600 एक्साइज किया, 100 लैप्स हो गया, आपको इसकी जनरल पास करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 3 फाइनेंशियल ईयर है, 1 फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर, और यहां से 31 मार्च तक का ये तीसरा फाइनेंशियल ईयर। एक्सपेंसेस 3 साल माने जाएंगे, परचेज की एंट्री बाद में होगी और लैप्स होने की एंट्री भी बाद में होगी। तो देखिए हम कितना एक्सपेंस हर साल मानेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। पहला अकाउंटिंग ईयर बेटा एक हम कह सकते हैं, ईयर कोई नहीं लिखेगा, 10 और 11 कह सकते हैं। कितना ऑप्शन है, हमें एक पे कितना नुकसान होना है, एक पे कितना नुकसान होना है 120, और हमें ये काम कितने दिनों में करना है। तो क्या मैं इससे भाग दे सकता हूं, क्योंकि काम तो 2.5 साल में करेंगे, किसी एसेट की लाइफ 2.5 साल हो तो डिफरेंट 2.5 साल में होना चाहिए, 3 साल में, 2.5 साल में होना चाहिए। तो हाँ क्या है, बोलो बेटा। तो पहले साल में मुझे 48,000 लॉस मानना है। 11-12 में कोई छोड़ के नहीं गया, चेक करो, 12 के बाद गया ना। तो 1000 ऑप्शन, ध्यान से सुनना, गुने 120, कितना साल पूरा हो गया, 2 साल। तो 2 साल में आपका इतना बनना चाहिए, और ऑलरेडी कितना बन चुका है, ऑलरेडी कितना बन चुका है 48। आंसर बताइए ना, 96 बनना चाहिए, 48 बन चुका है, और कितना 48। आप कहेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो, सीधे 1/2 कर लेते। क्या है ना कि ये धीरे धीरे बदलता रहेगा, ये धीरे धीरे ना बदलता रहेगा। तो जब बदलता रहेगा तो फिर उसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो आप हमेशा इसी तरह से करेंगे। प्रोविजन बनाने का यही सही तरीका है। आपने अगर फाउंडेशन में पढ़ा हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल कि साल के लास्ट में चाहिए 20,000, शुरू में बना हुआ 12,000, तो और कितना बना लेते हैं, याद है किसी को 8,000। साल के लास्ट में चाहिए 20,000, सबने ध्यान से नहीं सुना, साल के लास्ट में चाहिए 20,000, 12 ऑलरेडी बना हुआ है, तो और कितना बना लें 8। साल के लास्ट में चाहिए 20,000, बना ऑलरेडी 22 है, 2 रिवर्स कर लेते हैं, 2 रिवर्स कर लेते हैं, याद है किसी को। तो यही काम हम यहाँ करेंगे बेटा।
12, 13। अब देखिए, अब 1000 ऑप्शन है ही नहीं, 300 तो छोड़ के हमें चले गए। टोटल ऑप्शन कितने हैं? और समय पूरी तरह से हो गया है खत्म। अब जरा मुझे बताइए, ये जोड़ के कितना बनना चाहिए? जोड़ के बताइए। 84, हमने ऑलरेडी कितना बना रखा है? 96। तो बनाना तो दूर की बात, 12,000 हम रिवर्स कर लेंगे 84। और बाद में एक्सरसाइज कितना हुआ है बताइए? कोई नहीं लिखेगा। एक्सरसाइज कितना हुआ है? 600 गुने 120। तो बोलिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना होगा? बता नहीं रहे कोई? मैं इसे कैलकुलेट करके भी दिखा सकता हूं। 100 गुने 120। तो कई बच्चों को थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन करिएगा इसी तरह से, आगे बड़े क्वेश्चन में मदद मिलेगी। क्योंकि बड़े क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉय बदलेगा, और बढ़ेगा नहीं बल्कि उल्टा कम होगा। और जब घटेगा तो प्रोविजन भी कम बनाना होगा। इसीलिए ये ट्रिक अपनाया गया है। नहीं तो आपके मन में आ रहा होगा क्या फालतू वाली बात है, 1/2, 1/2, ½ करो। अब हम क्या करें, नंबर ऑफ एम्प्लॉय धीरे धीरे कम हो रहा है। चलिए, लिखना चाहेंगे इसको? हाँ बेटा। सॉरी बेटा, फिर से बोलो। ना, पूरा नहीं डालेंगे, जितनी जरूरत होगी फालतू होगा उतना ही डालेंगे, बाकी तो हमें चाहिए। आप बनाएंगे फिर वापस आपको क्रिएट भी करना पड़ेगा, क्या फायदा? जितना बचा वही, पूरा नहीं रिवर्स करना है। जो जरूरत से ज्यादा हो बस वही रिवर्स कीजिए, नया मत बनाइए। नहीं तो आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उनका वापस करेंगे और आधे साल का फिर बनाना भी पड़ेगा। नहीं कीजिए, बैलेंसिंग बस। मैं एक बार फिर से बात करता हूं। पहले साल में दिक्कत नहीं है, पहले साल में 1000 लोग हैं, 120 का लॉस है, 2.5 साल चलना है तो 1/2 बोली, पहले साल में कोई दिक्कत। दूसरे साल में भी चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं कि नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। बस तीसरे में बनाना तो दूर की बात, हमने 2 साल में जो बना रखा है वही वही ज्यादा बन गया, क्योंकि 300 लोग निकल के चले गए। तो हमने अगली बार रिवर्स कर लिया, और लास्ट में यूज बस इतना हुआ, तो बाकी को पीएल में डाल दें। पॉसिबल है? क्या बनाना है, जनरल बनाना है कि लेजर बनाना है? पढ़िए तो। चलिए शुरू करते हैं। लिखना है। हो गया बेटा? चलिए बेटा, हम बड़ी प्यार से आपसे बात करना चाहते हैं। जनरल एंट्री हमें पास करनी है। आइए लिखिए सब लोग। सबसे पहली एंट्री का डेट बताइए कोई। 1/4 नहीं, साल के लास्ट में प्रोविजन बनता है। प्रोविजन हमेशा साल के लास्ट में बनता है। फर्स्ट ईयर का प्रोविजन बनेगा। बताइए कितने हजार? चलिए शुरू हो जाइए सब लोग। S2 फ्रेश पेज लेके एकदम बढ़िया से लिखिए। S2।
पहले फर्स्ट ईयर का हो गया, डेट का ध्यान रखिए खास तौर पे। चलिए सेकेंड ईयर, हाउ मच? नहीं हुआ बालक? अब साल खत्म होने का इंतजार हमने नहीं किया, 3 साल के लास्ट में, 2.5 साल के लास्ट में ये डेट आया, यही आया ना। इस दिन ई-शॉप बनाना तो दूर की बात, ऑलरेडी ज्यादा बन चुका था। बताइए क्या करें? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बताइए कितना? पीएल में ट्रांसफर करने की जरूरत है। अब अमित भाई ध्यान दीजिएगा, आपने कहा सर एक्साइज वाली एंट्री बताओ, अब बताते हैं। हाँ जी, थर्ड एंट्री हो गई? नहीं, ये होगा 30/9/12 को ही। अब आइए, अब एक्साइज कब हो रहा है? 30/6/13। कितना एक्सरसाइज हो रहा है? लिखिए 600 गुने 40, बताइए। और 600 गुने 120, बताइए। शेयर कितने रुपए का दिया है? क्या शेयर का फेस वैल्यू दिया है बेटा? क्या माने? बाकी जो बचेगा कितना? प्रीमियम बताइए कितना? 90,000। अच्छा, लैप्स कब माना जाएगा? 30/6 को या 30/9 को? 30/9 को लैप्स होगा। कितना लैप्स हुआ है? किस रेट से? कितना ट्रांसफर होगा? 12,000। जो लैप्स होगा हम उसे पीएल में, सॉरी जनरल लेजर में ट्रांसफर करते हैं।
किसी का छूट तो नहीं गया? अब इसी का लेजर अगर बनाना सीखना है, वैसे तो बना लेंगे लेकिन मैं बताऊंगा, आज नहीं अगली क्लास में। लेजर वगैरह बनाना सीखना और कुछ कॉम्प्लिकेशंस और आएंगी, करेंगे बात। थोड़ा होमवर्क दूं आज, एक दो दे रहा हूं। S4, S5, भाई अब करना तो पड़ेगा, दो ही क्वेश्चन है, S4 और S5। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। होप नए बच्चों ने एडवांस अकाउंट एंजॉय किया होगा या बर्डन लग रहा है? चलिए फिर मिलते हैं परसों। थैंक यू।